कार्यस्थल पे हर औरत को कंप्लीट जो उसकी सिक्योरिटी है उसके साथ यौन हिंसा ना हो, ये जिम्मेवारी किसकी है? अपने एम्प्लॉयर की। हम महिलाओं की दृष्टि से दुनिया कैसे गढ़ें? कॉमन रूम पुरुषों के टॉयलेट के सामने क्यों है? हम चुप्पी तोड़े, हम अपनी बात रखें, हम मंच ढूंढे। एक और अच्छा कानून है, वो है राइट टू प्रॉपर्टी। लास्ट एंटर फर्स्ट एग्जिट। ये है औरतों की लीला। नारी मुक्ति, सबकी मुक्ति, सबकी मुक्ति, सबकी मुक्ति। नमस्कार आप सभी को। मैं इल्मा फिरोज आज के स्पेशल शक्ति संवाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को शक्ति अभियान की तरफ से आप सभी को विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। शक्ति अभियान इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा चलाया जाने वाला एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पर हम महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए, संगठित करने के लिए और उनके लीडरशिप को तैयार करने के लिए महिलाओं की आवाज़ सिर्फ समाज में नहीं बल्कि राजनीति और डिसीजन मेकिंग स्पेसिस तक पहुंच पाए, इसके लिए मजबूती से काम कर रहे हैं। आज के स्पेशल शक्ति संवाद में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर, विमेन लीगल अवेयरनेस, यानी कि महिलाओं की एक कानूनी अधिकार और उनकी संवैधानिक सुरक्षा पर। और इसी विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड विमेन राइट डिफेंडर कविता श्रीवास्तव जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस संवाद में साथ जुड़ने के लिए। कविता जी पिछले कई दशकों से ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज और विमेन राइट्स के लिए काम कर रही हैं। उनके काम खास तौर पर ग्रासरूट लेवल पर महिलाओं के उनके अधिकार समझाने और उन्हें न्याय तक पहुंच बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और आज हम उसे समझने के लिए महिलाओं के कानूनी जानकारी क्यों जरूरी है, संविधान ने हमें क्या अधिकार दिया और कैसे महिलाएं इन अधिकारों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी और समाज में बदलाव ला सकती हैं, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे कविता श्रीवास्तव जी के साथ आज हम जुड़ते हैं। तो मैम, सबसे पहले सवालों पे बात करने से मैं चाहूंगी कि पहले आप दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, तो उसके बाद फिर हम सवाल लेते हैं। तो जैसे बताया गया, मेरा नाम कविता श्रीवास्तव है और मैं एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हूँ। आप मेरे ग्रे हेयर देख रहे होंगे, तो डेफिनेटली मेरे साथ तो एक युवा इल्म है और आई एम अ सीनियर पर्सन। Yes, for sure. सीनियरिटी उम्र से आती है, इट्स नॉट एक्सपीरियंस। हाँ अपने देश में। सो एक मानवाधिकार संगठन है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। ये 50 साल पुराना मानवाधिकार संगठन है। ये 50 साल पुराना मानवाधिकार संगठन है और आई एम सॉरी, It's fine, it's समथिंग fine. हैपेंड। और ये जेल के अंदर पैदा हुआ था जब मैडम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो पूरे ऑपोजिशन को जेल के अंदर डाला था। तब जेल के अंदर एक संगठन पैदा हुआ, ये समझ लोगों के मानवाधिकार हनन को कैसे सॉल्व किया जाए। और ये डेफिनेटली इसके 2 चरण है। 75 76 में एक संगठन बना, फिर 80 में दूसरा। तो PUCLDR बना पहले, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण और जस्टिस तारकुंडे। फिर 1980 में एक नया संगठन, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, जस्टिस तारकुंडे के नेतृत्व में। और इसमें बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े जजेस, टीचर्स, प्रोफेसर्स हुआ करते थे। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता हैं, लेकिन इस वक्त 50वें वर्ष में मैं ही अध्यक्ष हूँ PUCL की। तो साधारण लोग के लिए भी जगह है, नहीं तो ऐसे लगता है ना बड़े बड़े लोग। तो साधारण लोग भी अच्छा काम करते हैं और जनता की आवाज को शायद बहुत बखूबी से सामने लाते हैं। तो ये तो मेरा संगठन है, वर्तमान मेरा परिचय। लेकिन इसके अलावा मैं
दरअसल महिला आंदोलन, अगर मेरे से पूछे भाई कविता कहाँ अपने आप को लोकेट करती हो, तो मैं एक महिला आंदोलन की, माने महिला आंदोलन तो एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट और एंड ऑल्सो धरातल पे लंबा चौड़ा चौड़ा कुछ है, जहाँ एक कलेक्टिव है, तो उसकी यू कैन कंसिडर मी एज अ मेंबर। एंड इसलिए जो मैंने बहुत ही अर्ली इन लाइफ हम महिलाओं की दृष्टि से दुनिया कैसे गढ़ें, तो ये बहुत जरूरी था। लेकिन इसके साथ साथ सारी महिलाएं तो एक नहीं, हम लोग के डिफरेंसेस भी तो हैं। दलित महिला की कोई और पोजीशनिंग है, माइनॉरिटी महिला की एक और पोजीशनिंग है। आज की तारीख में तो माइनॉरिटी महिला तो एकदम ही क्या कहें, गायब हो चुकी हैं बिल्कुल। बहुत ही नहीं केवल गायब, चुप कर दिया गया है। पूरा महिला आंदोलन का जो ऑब्जेक्टिव है कि हम मुखर हों, हम चुप्पी तोड़ें, हम अपनी बात रखें, हम मंच ढूंढें, और जो ये मंच बने हुए हैं उसमें हमारी आवाज क्यों नहीं, बात ये। लेकिन इस वक्त माइनॉरिटी महिलाओं की कुछ और ही स्पेस है, माने नो स्पेस, एक्चुअली स्पेस कहना भी गलत है, दे रियली डोंट हैव अ स्पेस। दलित महिलाएं भी अभी भी बहुत दबी कुचली हैं, लेकिन कुछ कुछ कारणों से जो हमारे फॉर फादर फ्रीडम स्ट्रगल की फादर्स एंड मदर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन गढ़ा था, उसके कारण एटलीस्ट कई जगह पाए जाते हैं। आदिवासियों को देखिए, तो हम लोग की डिफरेंट पोजीशनिंग है, गरीब औरत की डिफरेंट पोजीशन है, तो हमारी डिफरेंसेस भी हैं। तो महिला आंदोलन में हम लोग का एक नारा होता है, नारी मुक्ति सबकी मुक्ति, सबकी मुक्ति सबकी मुक्ति। तो एक बार अगर नारी मुक्त हो जाती है, जो अंतिम औरत मुक्त हो जाती है, गांधी की अंतिम व्यक्ति, उसको अपन एक अंतिम औरत मान लेते हैं, तो जब वो अंतिम औरत मुक्त होती है तो पूरा ढांचा मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए महिला आंदोलन बहुत बहुत जरूरी है। तो मैंने अपना, और मैं जयपुर में रहती हूँ और कई सालों से जयपुर में रह रही हूँ, और नौकरियां भी की, लेकिन वो नौकरी छोड़ छाड़ के पिछले 31 ईयर्स से फुल टाइम कार्यकर्ता, सपोर्टेड बाय माय फैमिली एंड कम्युनिटी। मैं कमाती नहीं हूँ, एनीथिंग एल्स। मैंने इसलिए इस तरह का परिचय दिया, अपने शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, आई एम अ सिंगल वुमन, एंड ये बहुत जरूरी होता है। वी आर वेरी क्यूरियस, या कितने बच्चे होंगे, शादी की होगी, नो नो। लेट मी टेल यू, क्योंकि हम जब 80s में महिला आंदोलन के उस पीक पे थे, हम लोग हर चीज पर सवाल उठा रहे थे, तो शादियों पर भी हमने सवाल उठाया। तो आई लिव्ड विद अ मैन outside marriage, you know, a wonderful companion, पत्रकार थे जिनकी डेथ 2018 में हो गई। So I'm back to being single, but such is life। आपको बढ़ते रहना है। मैं ये यहीं से शुरुआत करूंगी। हमारी बहनें जितनी सुन रही है, we have to keep moving on, move on, move on, that is life। and I have moved on, and I have moved on because आंदोलन की एक सखियां इतनी मिल गई मुझे, तो ग्रीफ भी पीछे रह जाता है। बहुत 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 अच्छा लगा। मतलब मैंने अभी तक जितने लोगों से शक्ति संवाद में बात करी है, आज पहली बार मतलब बात करके मुझे लगा है कि किसी का इंट्रोडक्शन में मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आया है। लोग आते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही, जितने लोगों से बात करी है वो भी बहुत मतलब जैसे आपने बोला आप साधारण है, बट साधारण में ही आप असाधारण है। तो बहुत से लोगों से बात करी है मैंने, लेकिन आज जो आपसे बात करके, मतलब जो इंट्रोडक्शन आपने आज दिया, एक बहुत ही अलग ऊर्जा मेरे अंदर भी भरी है, और जो और लोगों ने आज ही आपकी अभी तक बात सुनी होगी, उन लोगों में भी एक ऊर्जा भरी होगी कि जिंदगी उसी का नाम है कि आपको मूव ऑन करना है, और महिला आंदोलन बहुत कितना जरूरी है। तो जब हम महिला आंदोलन की बात करते हैं, महिलाओं की राइट्स की भी बात करते हैं, तो मेरा एब्सोल्युटली महिला आंदोलन, भाई एक अकेली औरत क्या कर लेगी, जी जी लेकिन जी, जब एक कलेक्टिव से आवाज उठती है, देयर इज अ कलेक्टिव क्वेश्चनिंग, सवाल जब हम सरकार के सामने रखते हैं, समाज के सामने रखते हैं, तो हम उस सवाल को उसके अंजाम तक ले जा सकते हैं।
नहीं तो एक औरत को तो चुपचाप बिठा दो, लेकिन जब उसके साथ एक हुजूम है, उसके साथ एक द आइडिया जो वो उस अपने सवालों के जरिए कर रही है, या जो अपनी सच्चाई बखान कर रही है, जब वो देखते इतनी सारी और महिलाएं हैं, तो महिला शक्ति और महिला अधिकार उसी दरमियान उभर सकता है अगर लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र नहीं है तो महिलाओं की आवाज कभी नहीं उठेगी। तो घर में लोकतंत्र, हम औरतों को, पुरुष ये बातें नहीं करते, हम लोग को बात करनी पड़ती है कि हम घर में लोकतंत्र को कैसे बनाएं। हाउ डू वी डेमोक्रेटाइज द फैमिली? अधिकार की बात कर रहे हैं ना, परिवार क्या मानता है कि हम नागरिक हैं? कहाँ परिवार मानता? तुम तो बहू हो, तुम बेटी हो। पहली चीज कहाँ से एमिनेट होती है ना? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम सब एक एक करके नागरिक हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या परिवार हमारी नागरिकता को मानता है? हम कहते सरकार नहीं मान रही है, इसकी नहीं मान रही है। सबसे पहले परिवार ही हमको नागरिक नहीं मानता। परिवार को लगता है ये तो बेटी है, इसका तो यही धर्म है, बेटी तो मुंह नहीं शादी खोल होके चली सकती, जाएगी, शादी होके चली जाएगी। और वो अगर अपनी चॉइस की शादी कर ले, या अपनी चॉइस की कोई भी चीज, आई डोंट वांट टू मैरी, मैं तो पढ़ाई करना चाहती हूँ, या अपनी चॉइस की कहे आई वांट टू ट्रैवल हियर, क्या वो चॉइसेस मिल जाती? उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो हम लोगों को, बच्चों को और औरतों को पितृसत्ता से लड़के इसको डेमोक्रेटाइज करना पड़ता है। मैं बच्चों का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चों को भी हम डाउन करते रहते हैं, सप्रेस करते रहते हैं, या तू चुप रहे, हम तेरे लिए तय करेंगे। ये जरूर है, बच्चे मे नॉट हैव द नॉलेज और विजडम टू टेक अ डिसीजन, लेकिन बच्चों की आवाज तो हमें नहीं चुप करनी चाहिए ना। सुन ले, वो उनके जो लवली ड्रीम्स, हो सकता कुछ नया निकले उससे। तो मेरे को लगता है कि पहला अधिकार है, समाज में भी आपको अधिकार कहीं से भी उठाओ, लेकिन परिवार के अंतर्गत, जैसे कई लड़कियां कहेंगी या सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो गया, एक लड़की आई हमारे पास, इतना सीरियस सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस राजस्थान के एक महकमे में, वो आई हमारे पास, पूरा महिला यूनियन आया। तो मैंने कहा आप अपने यूनियन में क्यों नहीं गई? आप लोग का तो बहुत बढ़िया ट्रेड यूनियन है। तो कहती क्योंकि वो आदमी भी ट्रेड यूनियन का है, पुरुषों ने हमारा साथ नहीं दिया, हमने उनको बोला तुमको जिताते हैं। हाँ, तो ये सारी बातें हमने कहा डोंट वरी, कानून है। कार्यस्थल पर यौन हिंसा, उस वक्त तो विशाखा गाइडलाइंस ही थी, विशाखा गाइडलाइंस, जहाँ कार्यस्थल पे हर औरत को कंप्लीट जो उसकी सिक्योरिटी है, उसके साथ यौन हिंसा ना हो, ये जिम्मेवारी किसकी है? अपने एम्प्लॉयर की। उसको इंश्योर करना है कि मेरे साथ कुछ ना हो, इसलिए उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। फिर विशाखा जब आया तो उसमें कमेटी का एक संरचना सुप्रीम कोर्ट ने दिया। विशाखा गाइडलाइंस कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया, विशाखा एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, 5 ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें ये तय किया गया कि एक अगर मान लो किसी औरत के साथ कुछ होता है तो कहाँ आएगी? वो आएगी एक कमेटी के सामने, अपनी दरख्वास्त देगी, और वो कमेटी महिला द्वारा हेडेड होनी चाहिए, और उससे महिलाएं ज्यादा होनी चाहिए, उसमें एक इंडिपेंडेंट मेंबर, एनजीओ हो, कोई भी हो, इंडिपेंडेंट व्यक्ति होना चाहिए। ये सब बनाया गया। तो वो महिला आई और उसने बोला, हमने कहा डोंट वरी, तुम्हारी कमेटी गलत बनी है, ये कमेटी में जाना ही नहीं चाहिए। पहली चीज तो हमें तुम्हारे संस्था में एक कमेटी बनानी है। तो हमने उनसे चिट्ठी विट्ठी दी, हमने कहा ये जाके बोलो, नहीं होता तो हम आएंगे। और वो हम लोग हमारी ताकत से डरते थे, वो मान गए। फिर वो आई, अरे इंडिपेंडेंट मेंबर का नाम बताओ, हमने वो भी बता दिया। फिर वो महिला आई और उसने बोला देखो, ये मैं एकदम चुपचाप कर रही हूँ, मैं अपने महिला संगठन की ताकत से कर रही हूँ, लेकिन घर वालों को नहीं बताया। अगर मैं घर वालों को बता दूँ तो मेरे को नौकरी से विड्रॉ कर लेगी, और मैं अपनी परमानेंट नौकरी नहीं छोड़ना चाहती। देखिए, वो लड़ रही है उस मंच पे,
और इतनी औरतों को ताकत मिली, लेकिन घर में उसको हिम्मत नहीं है ससुराल में। उसने कहा मेरी तो नौकरी छुड़वा देंगे अगर वो सुनेंगे मेरे साथ क्या हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात कही है कि जी जीते उसमें, वो लड़की जीती और उस व्यक्ति को हटा, उसको सस्पेंशन भी हुआ, फिर उसको वापस जब लिया गया तो ऐसा काम हुआ कि उसका इंटरफेस ना हो। और जैसे ही एक सवाल खुला औरतों के सारे राइट्स कि कॉमन रूम पुरुषों के टॉयलेट के सामने क्यों है, भाई कमेटी को ये सब सारी सुरक्षाएं देखनी है और उनको क्लासेस लेनी है पुरुषों की, उनका कॉन्डक्ट क्या होना चाहिए। बाद में कानून आया 2013 में, जिसमें हमारी शिकायत निवारण, जिसमें कंप्लीट प्रोहिबिशन हो नहीं सकता है, कंप्लीट प्रोटेक्शन एंड रिड्रेसल, शिकायत निवारण, ये कानून बना कार्यस्थल पर यौन हिंसा 2013। उसमें तो और भी कुछ चीजें दी गई। तो अब ये हर औरत को इस कानून के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप जब चाहेंगी, आप ऑनलाइन कभी सेशन लेना चाहेंगी, मेरे पास पीपीटीज हैं, आई कैन टेक ऑनलाइन, या आप जयपुर की महिलाएं मेरे ऑफिस आ जाएं, हम वहां बिल्कुल, कर बिल्कुल, लेंगे। हमारी रहती हैं बहुत सारे, हम लोग अभी कुछ टाइम पहले ही जयपुर ट्रैवल भी कर रहे थे। हमारी मतलब एक पूरी टीम है जो जयपुर में भी वर्क करती है। हाँ, तो मैं बिल्कुल यही कोशिश और करूँगी कि दिल्ली जो में भी भी कर सकते हैं, दिल्ली में भी हमारा दफ्तर है, अगर आप दिल्ली में चाहे तो। ये कानून मैंने इसलिए बोला कि आप कॉन्ट्रडिक्शन देखिए कि एक भंवरी देवी की लड़ाई, राजस्थान की भंवरी देवी जिसका गैंग रेप हुआ, जिसके कारण एक पूरा कानून आया कार्यस्थल पे यौन हिंसा, क्योंकि वो क्या कर रही थी, वो बाल विवाह को रुकवाने का काम कर रही थी और उसका गैंग रेप कर दिया। 9 महीने की बच्ची, 9 महीने के लड़के के साथ शादी हो रही है, तो उसने उनको काउंसलिंग की और फिर उन लोगों ने उसका गैंग रेप कर दिया और विवाह हुआ। उस महिला के प्रयास से हम लोग जब कोर्ट गए और महिला की सुरक्षा की बात की तो हमें ये मिला। ये सबको मालूम होना चाहिए, इसलिए भी कि अगर हमको एक ठिकाना, एक स्थान ऐसा मिलता है जहां पे कॉन्सेंटली कोई मेरे को घूर रहा है, कोई विस्लिंग कर रहा है। अभी आजकल तो मोबाइल आ गए। एक अभी दोस्त जान पहचान की वो आई थी, वो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में है। वो आई थी, वो कह रही थी कि लगातार वो जो लड़का अगली टेबल पे बैठता है वो गाने, लगातार सजेस्टिव गाने कॉन्स्टेंटली बजा रहा है। और वो बहुत नाराज हुई। उसने पहले गई इधर उधर अपने कॉलीग्स को बुला के, भैया उसको तो चुप कर, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अब दहशत होने लग गई है। अगर आपको दहशत होने लगेगी या डिस्कम्फर्ट, या पता नहीं कब गाना शुरू कर दे, कब घूर रहा है। खैर उसको उस कमिटी से शुरुआत में तो न्याय नहीं मिला, लेकिन बाद में पूरा ऑफिस ने उसका साथ दिया, पुरुषों ने, क्योंकि सबने बोला कि हम सबको इस ऑफिस में काम करें, एक आदमी ने माहौल बिगाड़ रखा है। और महिलाओं ने भी बोला दैट वाज वेरी नाइस कि, पर अक्सर क्या होता है, आइसोलेशन होता है। और इस केस में लड़की का पति पूरे टाइम उसके साथ, वो उसको लेके आया, कविता जी मदद कीजिए आप इसकी, ऐसे कैसे कि उसको ये डिस्कम्फर्ट। सो इट वाज वेरी नाइस, यंग मैन, यंग वुमन। लेकिन बात ये है कि क्या हम सफल होंगे उस कारण अपना हक एक्सरसाइज नहीं करते। कुछ गलत हुआ है उस पर हमें आवाज उठानी है, और जो हमारी आवाज है कोई मेरी पर्सनल आवाज नहीं है, कानून कह रहा है। एग्जैक्टली, ये कानून के दायरे की आवाज है मेरी, और मेरी आवाज की मंच मिलना चाहिए। तो दिस पॉइंट इम्पोर्टेंट, एंड दिस लॉ एट एनी पॉइंट व्हेन यू वांट, एंड ये कॉर्पोरेट सेक्टर में, एजुकेशनल सेक्टर में इतना भयानक है, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस एजुकेशन सेक्टर में तो और भी बुरा हाल है। मैं अभी कुछ वक्त पहले ही अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी, तो वही मुझे बता रही थी कि अगर कुछ ऐसे बच्चे आ रहे हैं, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चे, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, कोई यूनिवर्सिटी का, किसी कॉलेज का नाम नहीं ले रही हूँ, जो मुझे पता है कि वहाँ पर ये सिचुएशन है कि क्योंकि बच्ची एक ऐसे क्राइटेरिया से आ रही है कि मतलब फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन उसको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, उसको अपने मार्क्स चाहिए, पीएचडी में एडमिशन लेना है, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है,
तो द टीचर इज आस्किंग फेवर्स, और वहां पर वो बच्ची चाह के भी अपने घर वालों को नहीं बताती, क्योंकि पापा है नहीं, फैमिली में कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन वो मजबूर है, अंदर अंदर घुट रही है, काम कर रही है, और ऐसी ऐसी चीजें आपको आप एजुकेशन सेक्टर उसको में बहुत बोलिए देखिए। कि कोई ना कोई शहर में महिला संगठन होगा, नहीं तो हमसे, यू नो, हाँ हाँ वी डोंट बिल्कुल। रन अ हेल्पलाइन। हम्म। अब एक दूसरी चीज जो बहुत भयावह औरतों की जीवन में, मैंने ये हम्म। यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, हम्म। तो पहली चीज तो हर औरत को समझना चाहिए, अगर हम सहते रहेंगे हम्म। तो मत सोचिए भगवान आके हमको बचाएगा। एग्जैक्टली। हो सकता है आपकी साथिन भी ना बचाए, तो हम्म। आपको अपनी आवाज उठानी होगी। हम्म। शुरुआत तो आपको ही करनी है। हम लोग राजस्थान में बोलते हैं कि माँ भी अपने बच्चे को अपना ब्रेस्ट नहीं देती है दूध पीने के लिए जब हम्म। तक बच्चा वह वह चिल्लाता हम्म। नहीं है, हम्म। यू नो। तो जब बच्चे को पता है कि मैं चिल्लाऊंगा, देन मदर विल अंडरस्टैंड कि मैं भूखा हम्म। हूं, तो चिल्लाना तो हम्म। होगा हमको, ये हम्म। चुप्पी तोड़ना होगा। और हम्म। ये फिक्र मत करो कि पूरा समाज कहेगा तुम झूठी हो, या ये फिक्र मत करो। यू आर हम्म। डूइंग एज द लॉ हैज टोल्ड। हम्म। ये अगर हमको समझ में आ जाए ना, तो हम अपने हम्म। पेरेंट्स को भी रोक सकते हैं। तो मैं दो तीन मिलते हुए कानूनों की बात कर लेती हूँ। जी जी। आजकल देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस दो तरह के हम्म। होते हैं। एक पिता द्वारा अपनी बेटी पे, हम्म। पिता माता परिवार द्वारा बेटी पे, हम्म। दैट्स कॉल्ड नेटल होम वायलेंस, मेरा मायके का वायलेंस, मेरे हम्म। पीहर का वायलेंस, जो भी उसको, हाँ, जो मेरा मैम आपकी आवाज चली गई। शादी हुई है। इल्मा, आर यू देयर? एम आई ऑडिबल? यस 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 मैम, आ रही आवाज, अब आने लगी। एम आई हम वहां ऑडिबल? तक सुन, जी जी आगे हम वहां तक सुन पाए जब आप बात कर रहे थे कि पीहर का तो वायलेंस, उसके जो आगे जरूरी, क्या हो। हाँ, तो आई थिंक योर देयर इज अ प्रॉब्लम विथ योर कनेक्टिविटी, नॉट माइन नाउ। माय अच्छा यू आर there is फ्रीजिंग, ओके। या। सो तो दो तरह के घर के वायलेंस, एक्चुअली एक हम्म। तीसरा स्तर भी है। पहले हम दो देख लें, डॉटर, हम्म। डॉटर इन लॉ, और एक एज देख लें, हम्म। बुजुर्ग, बुजुर्ग महिला, ठीक है। हम्म। जब वो, हो सकता है उसका हस्बैंड हो ना हो, अब तो वो बहू नहीं कहलाएगी, लेकिन बहुत नाकदरी औरतों के साथ हो रही है। पहले हम हम्म। ये देख लें, नेटल होम वायलेंस और मैरिटल होम, मतलब जहां मैं पैदा हुई हूँ उस घर में जो मेरे साथ वायलेंस हो रहा है, और दूसरा जहां मेरी शादी होके गई है। हम्म। अब लड़कियां आजकल अपनी स्वायत्ता, ऑटोनॉमी बहुत स्थापित कर रही हैं, हम्म। और वो कहती हैं पेरेंट्स से कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। खास तौर से आता है शादी को लेकर, हम्म। दूसरा आता है, इट कुड बी पढ़ाई को लेके, जो भी हो। हम्म। तो खास तौर से उन ग्रामीण परिवेशों से या शहर के उन तबकों से जहां लड़की, हो सकता फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो, हम्म। वैसे तो ये कहीं पे भी हो सकता है, हम्म। तो लड़कियां घर पे नहीं रहना चाहती। वो कहती है हम्म। हमें रेस्क्यू करके ले, हम तो नौकरी करना चाहते हैं, या हम्म। हमारा तो कोई फ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बट ही इज माय फ्रेंड, ये गलत समझ रहे हैं, या मेरा बॉयफ्रेंड हम्म। है। हम्म। बहुत पाबंदियां कर, तो इन मसलों में भी कानून है। शायद कुछ औरतों हम्म। को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो मैरिज चॉइस से करना चाह रही हैं, हम्म। या पढ़ाई चॉइस, चॉइस इज द इम्पोर्टेंट वर्ड, ठीक है। हम्म। तो उनके लिए जो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम है 2005, उसके तहत हम्म।
नेटल होम वायलेंस मतलब मेरे पीहर मायके वाले वहां जो वायलेंस हो रहा है, बर्थ वायलेंस, वहां पे मेरे पूरे हक दिए गए। हमने तो लड़कियों को हक दिलवाए हैं कोर्ट के जरिए। वो पढ़ना चाहती, नहीं दे रहे, हमने कहा नहीं, आपको फीस तो देनी होगी। और मान लीजिए कुछ और हो, घर से निकल के कुछ और करना चाह रही है, तो हम लोग मदद करते हैं। आजकल तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं, उनको भी काउंसलिंग का टास्क दिया गया है। खुद कानून पढ़ लेते हैं और वो कहते ठीक है, आप पे नहीं जबरदस्ती होगी। और आज की तारीख में भी ये सच्चाई है कि चाइल्ड कम उम्र में शादी, जल्द विवाह हो रहा है और हो सकता है लड़की तैयार ना हो। तो आपके हक हैं पूरे नेटल होम वायलेंस। आप किसी को भी फोन कर सकते हैं, कोई हेल्पलाइन को, किसी को भी नहीं रोकिए। और मान लो मेरी जल्दी शादी कर ही दी, शादी के 2 साल के अंतर्गत, जब 18 से 20 साल के अंतर्गत, मैं उस शादी को शून्य घोषित करने अदालत जा सकती हूँ। 18 से 20 साल उसको शून्य घोषित करने जा सकती हूँ। और सारे ऑफिसर्स भी बना रखे हैं, चाइल्ड मैरिज के विरुद्ध प्रोटेक्शन ऑफिसर्स भी बना रखे, ये सारे हैं। या इसके अलावा जो और हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं। मान लीजिए आपके साथ कोई भी हमला होता है, कोई भी कुछ होता है, एक और परेशानियां जो बेटियों को आ रही है वो ये है, चॉइस की बात की ना, लड़का पीछे पड़ गया, भाई मैं नहीं इंटरेस्टेड हूं तुम में, द राइट टू से नो। ये बहुत जरूरी है, लड़कियों को मालूम होना चाहिए नो मीन्स नो। एंड लड़के क्यों नहीं समझते, एसिड फेंकेंगे। अभी अभी एक खबर आई थी कि मार ही डाला उस लड़की, क्योंकि उसने मना कर दिया, उसने कहा आई डोंट वांट यू। तो द राइट टू से नो बॉयफ्रेंड्स, हस्बैंड्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, या पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इवन इसके साथ मुझे ये भी आ रहा है कि जैसे कोई लड़की किसी को मना कर भी रही है और अगर पेरेंट्स के सामने भी वो बात आ जाती है, तो माँ बाप कहीं ना कहीं कहते हैं कि तुम ही तो बाहर जाके पढ़ना था। चाहे वो मना भी कर रही है उस इंसान को, लेकिन तभी भी ये सवाल आ जाते हैं, तुम्हें तो बाहर जाना था, तो वो तुम्हें बताती नहीं है, तभी तो लड़कियां बताती नहीं है। अगर हम लड़कियों को घरों के अंदर वो स्पेस नहीं देंगे, वो अपनी दिल की बात बोले, और एक जज पूरे टाइम उन पे फैसले देते रहे, या तुम्हारे ही तो अपनी मर्जी से हुआ है, यू आस्क्ड फॉर इट, तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ हुआ, क्यों गई पढ़ने तुम इतना दूर। हमें बिल्कुल चुप होके एक लड़की की दोस्त की तरह, पेरेंट्स हैव बिकम टू बिकम फ्रेंड्स। एग्जैक्टली। और आजकल पेरेंट्स मैंने देखा है काफी पैशनेट होते हैं, एंड वो चाहते हैं उनकी बेटी बढ़िया करे। ये भाई लोग बड़े अजीबोगरीब आ गए, जितना हिंसात्मक माहौल है ना, ये बकवास, लव जिहाद, ये वो, उससे भाई लोगों में इतना कंट्रोल बहनों के ऊपर। तो मैं जब लड़कों को एड्रेस करने जाती हूँ, हम लोग पुरुष विरोधी हैं ही नहीं भाई, वी लव आवर मेन। हमें पिता भी चाहिए, भाई भी चाहिए, हस्बैंड भी चाहिए, पार्टनर्स भी चाहिए, कंपेनियन सब चाहिए, दादा भी चाहिए, नाना भी चाहिए। लेकिन आप लोग कुछ डेमोक्रेटिक तो बनो, ये बहुत जरूरी है सब। कई मामलों में हमने देखा। तो ये कोई भी हो, लड़की को पूरा हक है, हर जगह प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, एक्चुअली मालूम नहीं, लेकिन ये जो घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण, उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, थाना तो है ही ना, थाना पे तो हम जाते हैं। कई जगह, जैसे हमारे राजस्थान में हर थाना में, हर महिला थाना में एक महिला सलाह सुरक्षा केंद्र है। आप वहां चले जाओ, बल्कि उसको तो हर 3 थाने के ऊपर
जो एसीपी लेवल है या डीवाईएसपी लेवल, उस लेवल पे, सर्किल लेवल पे एक एक महिला सलाह सुरक्षा केंद्र, जहाँ पे कोई एनजीओ और पुलिस साथ बैठते हैं, उनका अलग ही सेल है, और वो लोग बैठ के सुनते हैं। और उनका मतलब नहीं हर चीज में एफआईआर, हो सकता काउंसलिंग से हो जाए, हो सकता लड़की के पेरेंट्स को बुला के समझा दें अगर जरूरत पड़े, हो सकता है अगर महिला निर्णय नहीं कर पा रही है तो उसको आप बैठ के बात कर सकते हो। और दूसरा, हर जिले में एक सखी केंद्र है, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, वो भी है। तो आपको ये समझना चाहिए कि केवल कानून से कुछ नहीं होता, कानून के साथ मैकेनिज्म क्या बना हुआ है। और जैसे मैंने अभी कहा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, हम जालौर गए, वहां एक लड़की को बंधक बना के रखा था 4 महीने से, ना मोबाइल ना कुछ, कैसे भी करके उसने संपर्क किया, उसको बंधक बनाए रखने के लिए उसकी माँ को भी डिनाई किया गया मोबाइल, और अगर फोन करना है तो जाओ ताऊ जी के घर, पिताजी और सब तो कहीं और। तो कैसे भी करके संपर्क किया उस लड़की ने। तो हम कोई लड़ने तो गए नहीं थे पेरेंट्स से, हम हमेशा जाके पेरेंट्स को बोलते हैं हमको गलत मत समझिए, लेकिन कहीं ना कहीं लड़की की भी तो आप, वो जो कह रही है वो कानूनी है, आपका समाज, आपके समाज के नियम कायदे जो है उसको, वो हो सकता भारतीय कानून, भारतीय संविधान से परे है, और आप अपना कानून नहीं चला सकते। वेरी क्लियर। आपने जो इसमें एक बहुत अच्छी बात बोली कि तो ये डिस्ट्रिक्ट महिलाओं को मैंने लीगल सर्विस ये चीज अथॉरिटी को, बोलो। जी। मैं ये कह रही थी, आपने जो इसमें बहुत अच्छी बात बोली कि मैंने ये बहुत बार देखा है, या फिर मुझे भी नॉलेज अभी आपसे सुन के चले कि अब लोग इसलिए भी, जैसे महिलाएं जो हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो इसलिए जाने से डरती हैं, पुलिस स्टेशन जाने से इसलिए भी डरती है कि यार सीधे एफआईआर हो जाएगी, एफआईआर हो जाएगी मतलब घर वाले इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आपने जो इसमें बहुत अच्छी बताई कि काउंसलिंग से भी कभी कभी काम बन जाता है, तो एफआईआर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो मुझे लगता है कि हमें दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि हर बार एफआईआर का सीन नहीं होता है। बहुत बार आप काउंसलिंग के जरिए भी, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपको सही जगह पहुंचना है, कि आपको एटलीस्ट जाके बताओ, तो तब शायद आपका काउंसलिंग के जरिए भी, बिना एफआईआर इन्वॉल्व हुए, बिना घर वाले इन्वॉल्व हुए भी काम हो सकता है बहुत से केसेस में। और आप तो अगर थाने भी जाते हैं, आप बोलिए, समझाइश करिए मेरे माँ बाप, और कई बार पुलिस वाले भी तो वही पितृ सत्ता से, और वो कहेंगे पेरेंट्स को बुला के, अरे तुम्हारी बच्ची भटक गई है, ले जाओ, यू नो। हाँ। जैसे इस मसले में हमको टॉप पुलिस अथॉरिटी से बात करना पड़ा, तो हर जगह फिर हम हमारी सुनवाई हुई, लेकिन बेस्ट वाज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इतने अच्छे जज साहब जो सदस्य सचिव थे, उन्होंने इतनी अच्छी सुनवाई करी उस लड़की की, और इतना अच्छा एग्रीमेंट करवाया पेरेंट्स के साथ, यू नो। तो ये भी जरूरी है, लिखा पढ़ी तो हमेशा होगी। हाँ, वो कोर्ट का आदेश नहीं है, वो तो एक अग्रीमेंट है। तो मुझे लगता है कि आज ये समय अलग था जब थाने के अलावा कुछ भी नहीं था, नहीं। आजकल आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं और घरेलू हिंसा कानून के तहत काम कर सकते हैं। आप अगर थाने भी जाते हैं तो थाना को आपको डायरेक्ट करना चाहिए संरक्षण अधिकारी या सर्विस प्रोवाइडर जो भी है उनके तरफ, जहां पे महिला सलाह सुरक्षा केंद्र जैसे सेल्स हैं, स्पेशल सेल्स हैं, पुलिस भी है और महिला संगठन भी, बट इट इज रन बाय महिला संगठन या एनजीओ जो भी बोलो, या सखी केंद्र, उनकी क्लियर है कि लड़की को रख भी सकते हैं वो 3 दिन। फिर शॉर्ट स्टे होम्स है, वही घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम में हर जगह शॉर्ट स्टे होम भी बने हैं। क्योंकि जैसे आज ही अभी आप बात कर रहे हैं, अभी एक पिताजी ने अपनी बेटी को पीट पीट के, उसके जो भी झगड़ा हुआ, हो सकता है कि कोई लड़के के साथ दिख गई हो, जो भी, इतना मारा और उसके सारे सर्टिफिकेट्स फाड़ दिए, क्योंकि उसे कहा होगा कि मैं तो नौकरी कर सकती हूँ। अभी शो से पहले हमने उसको भेजा एक होम में। होम बहुत जरूरी होते हैं, महिलाओं के साथ काम ही नहीं कर सकते, हमें शॉर्ट स्टे होम चाहिए, 1 रात हो सकता है, 2 रात हो सकता है। ये तो हुई हमारी
जो हमारी गैर शादीशुदा बहनों की, बेटियों की बात, पर शादीशुदा में भी आपके पास पूरा कानून है। आजकल बहुत कहा जा रहा है, अरे झूठा मामला, झूठा मामला। सिर्फ घरों से ही नहीं, पुलिस भी कहेगी झूठा है, अदालतें भी कह रही हैं। पर आप कोई औरत बताए, क्या घरेलू हिंसा नहीं है? इतनी लड़कियां पढ़-पढ़ के आती हैं, तो उनके अब सपने हैं। पेरेंट्स अपनी कई जगह तो पेरेंट्स अपनी बेटियों को फूलों की तरह पाल रहे हैं। वो चाह रहे हैं उनको पूरा हक मिले, फिर वो ससुराल जाती हैं। ससुराल ने अपना दिमाग नहीं बदला है, लड़के ने हाँ। अपना दिमाग नहीं बदला है। जो पूरा इन-लॉज़ का कल्चर है वो यही है कि अब ये आ गई है, तो ये तो काम है। तो कई बार लड़कियां परेशान हो जाती हैं, पर ये सब बैठ के भी बात हो सकती है और कचहरी करनी है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रहना चाहिए। देखिए, अगर हमें विच्छेद करना है, शादी मान लो, तो विच्छेद के लिए भी तैयार, ये भी भारतीय कानून ही है ना, भारतीय कानून है। हालांकि हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये रखा है कि हो सकता है कि लड़का लड़की की बिल्कुल नहीं सुन रहा, बहुत परेशान है, तो राइट टू रेजिडेंस, लड़की को उसी घर में रहने का अधिकार दो, क्योंकि बार बार कहते घर तो तुम्हारा है नहीं, निकलो निकलो, कहाँ जाएंगे निकल के? तो राइट टू रेजिडेंस भी है हमारे कानून में, तो वो भी ले सकते हैं। और मान लो कोई शादी नहीं चल रही है, तो हम माँ बाप से कहते हैं कि शादी विच्छेद करो, एटलीस्ट लड़की जी तो रही है, अपने आप को मार डाले, वो लड़का अपने साथ कुछ कर ले, कुछ और हो जाए, वो सिचुएशन पर हमें क्यों जाना चाहिए? क्यों? वी शुड लर्न टू बी, क्या बोले, अंडरस्टैंड कि भी अब ये नहीं चल रहा है। पहले जमाने में था कि क्या विदाई करके वहां जा रही तो अर्थी ही निकलेगी, ऐसा नहीं होना। डोली यहाँ से मैके से निकली है और ससुराल से अर्थी ही निकलनी है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। हम बहुत बेटियों को खो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हमें बदलना होगा। अगर हम लड़कियों के लिए सोच बदल लें तो ये कलेश है क्यों? और सबको बदलना है, औरतों को भी बदलना है, पुरुषों को भी बदलना है, हमको भी बदलना है। हम सबके अंदर जो बैठा हुआ है ना रूढ़ी, वो उससे हम सबको लड़ना है। मुझे जो आपसे तो भी ये बात तो करके मैंने समझ तुम्हें आया दो कि तीन कानून, एक दो और कानून का बता दूं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। और बता देना, क्योंकि कुछ सवाल जवाब है या यही इंटरैक्टिव ही? तो मैं एक और मुझे लगता कानून, है कि सवालों की जरूरत नहीं है। आप जो हम चाहते थे इस सेशन में कि लोगों को पता चले, जो एक नॉर्मल हम चाहते थे, वही ऑलरेडी इस सेशन में निकल के आ रहा है। तो अगर कुछ लगेगा तो मैं पूछूंगी जरूर, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है अभी। तो वैसे ही मतलब तो, वो सबसे ज्यादा तो मुझे खुद भी मजा आ रहा है सेशन में बैठ के कि हाँ, कुछ जानने को मिल रहा है। तो बिल्कुल एक बताइए। और मैं इम्पोर्टेंट कानून, क्योंकि हम घर की स्पेस की बात कर रहे हैं ना, तो एक और अच्छा कानून है, वो है राइट टू प्रॉपर्टी। तो 2005 से औरत को फुल राइट है अपनी प्रॉपर्टी में। पहले भी था कानून में, लेकिन वो उसको वो डिवीजन नहीं करवा सकती थी वगैरह वगैरह, अब उसको पूरा हक दे दिया है। बहुत सारी लड़कियां तो लेती हैं, बहुत सारी लड़कियां अपना सरेंडर कर लेती है, अगर अपने विवेक से कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जगह भाई लोग उससे लिखवा देते हैं। ये सबसे, जो मैं कहूँ ना, द्वंद वाला इमोशनल मुद्दा, अत्याचार लगता है मुझे तो ये। सबसे द्वंद वाला मुद्दा ये है। कई लड़कियां कहती नहीं, हम अपना प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, क्योंकि वो अब अचल संपत्ति की बात आ गई ना, जैसे घर, एग्रीकल्चर, अचल संपत्ति की बात, तो वो कहती नहीं लेंगे, भाई नाराज हो जाएंगे, पीहर खत्म हो जाएगा। माँ बाप तो है नहीं, माँ बाप तो नहीं छोड़ते बेटियों का साथ, लेकिन भाई नाराज हो जाएंगे तो हम नहीं लेंगे। यहाँ तक कि हमारे राजस्थान का एक बड़ा फनी मसला, एक तहसीलदार ने एक ऑर्डर निकाल दिया
कि अभी जब सारी बहनें राखी बांधने अगस्त के महीने में तो ऑर्डर ही निकाल दिया कि जब राखी बांधने आएंगी तो भाई लोग उनसे लिखवा लेना प्रॉपर्टी के बारे में, बाद में तुम लोग अफसोस करो। तो हम लोग ने हंगामा किया, ये तहसीलदार क्यों होता है, होता वो कौन है कौन करने वाला ये चीज? खैर उसको और तुरंत ऐसा हुआ भी होगा, मतलब बहुत सी जगह हुआ भी होगा। ऐसा नहीं है कि जिनको करवाना होगा उनका अरे तहसीलदार का ऑर्डर है, और बहुत से लोगों को जिनको नहीं पता वो कर भी दिए हाँ, होंगे, और उनको क्या हुआ पता भी होगा। विड्रॉ हो गया है। हाँ। ये तो हमने विड्रॉ उस दिन शाम तक करवा लिया, मैंने सब पूरा महकमा, सरकारी महकमा, या ये कौन है, उसको फिर सस्पेंड किया। लेकिन हाँ। ये मसला आसान नहीं है लड़कियों को प्रॉपर्टी। अब आप ये देखिए, लड़की नाखुश है अपने पति के घर, इतना लड़की को मौका नहीं दिया कि वो पढ़े और कमाई भी करे। पीहर जाती है तो पीहर में भी आजकल माहौल वो नहीं है। कई बार कई लोग कहते हैं अरे अब तो ये आ गई, अब हमारा हक ले जाएगी। अब वो कहाँ जाए, ना पति का घर उसका, ना ना माँ पेरेंट्स बाप का का। घर उसका, कहाँ जाए। तो प्रॉपर्टी एक चीज है कि कुछ तो कर सकती है अगर प्रॉपर्टी है। इसीलिए एक और सवाल है महिलाओं के लिए निश्चित रोजगार। और ये जो गरीब बहनें हमारी ग्रामीण नरेगा पे काम करने जाती थी, 90% तो औरतें ही जाती है नरेगा में। इसको जो हाँ खत्म किया और जो वीजी राम जी ले आए वो सब बकवास है, क्योंकि उसमें यहाँ तो 100% केंद्र सरकार को पैसे देने थे। अब उन्होंने कहा है 60% हम देंगे, 40% राज्य दे। कौन सा राज्य सरकार देगा, उनके तो अपने पैसे ही नहीं है राज्यों के पास। तो ये औरतें और भी ये इतनी है कि आपको ये, दुखी है, जी जी, हाँ औरतें मेरे बहुत ये, दुखी है कि ये हक उनसे छीन लिया गया है, क्योंकि हाँ बिल्कुल। रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है। अभी आज का ही डेटा है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इतना बढ़ गया, 4.8%, बहुत हाई। और हर बार ये देखो कि औरतें कितनी हटी, लास्ट एंटर फर्स्ट एग्जिट, ये है औरतों की लीला। नौकरियों में, अनस्किल्ड वर्क में लास्ट एंट्री फर्स्ट एग्जिट। और कुछ जॉब्स में तो काम, जैसे आज ही महिला दिवस पे एक महिला आई थी, वो टूरिस्ट गाइड है, टूरिज्म सेक्टर में। तो कहती हर 100 में एक औरत है, और पुरुष लोग उनको टिकने नहीं देते। वो कह रही कि हमें अगर संरक्षण मिल जाए सरकार से, ये एक सेक्टर है जो टोटली पुरुष द्वारा है, तो कुछ तो हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल। औरतें अपने जीवन से पॉलिसी निकालती हैं। हाँ। जैसे अभी सरकार ने किया कि रात की भी शिफ्ट कर लो, चलो रात की शिफ्ट बढ़िया है, लेकिन आप प्रोटेक्शन दोगे, हाथों हाथ बताओ ना, वो प्रोटेक्शन कर लेंगे काम जहां आप बोलोगे, हम तो नहीं। और मुझे लगता है कि एक और कानून, बराबरी का की मजदूरी, इक्वल वेजेस एक्ट, वेजेस। ये भी नहीं मिलता है ना, इक्वल वेजेस भी तो नहीं मिलते। हमारी हमारी बहनों को आप क्रिकेट ही देख लो, पुरुषों को क्या मिलता है और औरतों को क्या मिलता है। आप बॉलीवुड देख लो, एक महिला फिल्म स्टार को क्या मिलता है, एक शाहरुख खान या जो भी बड़ा फिल्म स्टार है उसको कितना मिलता है, और उतनी महिला फिल्म स्टार। पुरुष 60 साल 70 साल तक काम करता रहेगा, औरत आफ्टर 30-35 कम रो। और तो आप, उसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो ये और भी ज्यादा है, मतलब जब बहुत तक आप बहुत यंग दिख रहे हो तब तक तो ठीक है। मतलब अगर एग्जैक्टली, शाहरुख खान अगर 60 साल का है, वो आज भी जो है 18 साल की लड़की के साथ फिल्म कर सकता है। इसीलिए लेकिन जब हमारी 60 साल, एयर, हमारी जब पहले एक एयरलाइंस ही सिंपल गवर्नमेंट एयरलाइंस होता था एयर इंडिया, बाद में ये मिड 90s में आई है प्राइवेट एयरलाइंस। तो हमारी एयर इंडिया की एयर होस्टेसेस ने एक लड़ाई लड़ी कि आप हमको क्यों निकाल देते हो 30 साल की उम्र होने पे,
हम भी एक कार्य, हमें भी कामगार मानो। पर दिक्कत तो ये है ना, औरत को कामगार माना ही नहीं है। तो उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट से उनको मिला, तो वो भी अब रिटायर होती हैं 60 साल पे। भाई और भी तो काम है। और ये सारी लड़ाइयां लगातार औरतों ने की है कि ये उम्र बदली जाए, या जैसे आर्मी में उनको शॉर्ट कमीशन में देना है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, उनको फुल कमीशन देना ही नहीं है। खूब लड़ाई लड़ी, फिर उनको वो फ्रंट पे जाके क्यों नहीं लड़ सकती, तो सुप्रीम कोर्ट से वो सर लेके आई। तो अगर सरकार कानून संविधान के तहत नहीं चलती है, या कोई महकमा संविधान के तहत नहीं चलता, तो एटलीस्ट हमारे पास सुप्रीम कोर्ट तो है। पर आजकल तो सुप्रीम कोर्ट भी पता नहीं, समझ नहीं आता, कई डामाडोल हो रहा है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो मेरे को लगता है कि महिलाओं के क्षेत्र में और भी बहुत सारे हमारे कानून है। अब आप मुसलमान महिलाओं का जो कानून बने हैं उनको भी आप देख लें, मुसलमान महिलाओं के, तो तलाक, तलाक की बिद्दत, जहां पे तलाक तलाक तलाक, ये तो वैसे ही गैर कानूनी था, ये कुरान में भी नहीं है। हाँ, ये कुरान में भी नहीं है। हाँ, चलिए उसको लेके कानून वगैरह बनाया, लेकिन उसमें कार्यवाही कितनी होती है। और हम लोग खुद कहते हैं कि भाई तुम लोग, भाई या तो तुम लोग को नहीं होता है तलाक तलाक तलाक, या बहुतों में से एक को होता है। तो दोनों ही बातें हैं, ये इतना है भी नहीं, और अगर है तो पुलिस क्या लिखेगी, रिपोर्ट लिखेगी पुलिस। और फिर क्या है, अजीबोगरीब कानून है। उस आदमी को आपने अरेस्ट कर दिया, भाई औरतों का दुख क्या है, बच्चे हैं, हम हैं, हमें वो खिला नहीं रहा है, हमें वो भरण पोषण नहीं देता। भाई आधी लड़ाई तो औरतों की पति के साथ, ससुराल के साथ यही रहा, भाई हमको आप भरण पोषण नहीं दे रहे, फीस नहीं देते हो, खाना बनाने के लिए पैसे नहीं देते हो, कहां से लाऊं, रोजगार इतना है नहीं। अब इस कानून में अगर आदमी जेल चला जाता है तो गई ना काम से, कौन कमा के देगा उसको। और बच्चे भी हैं, मतलब अपने साथ साथ तो बच्चों का भी देखना है, कैसे करेगी, क्या करेगी। तो कुछ अजीबोगरीब कानून, वैसे जो मैं आपको बार बार कह रही थी घरेलू हिंसा अधिनियम, उसके तहत जो जेल होती है, अगर आपने कोर्ट का ऑर्डर तोड़ा, जैसे कोर्ट ने आपको राइट टू रेजिडेंस दिया, घर में रहने का अधिकार आपको कोई निकाल नहीं सकता है, या भरण पोषण का, और आपने किया नहीं, तो आप एक एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, उसमें एक साल की सजा है। यहाँ 3 साल होगी मुसलमानों। और ये जो घरेलू हिंसा वाला है, वो चाहे तुम ईसाई हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, हिंदू हो, आदिवासी हो, सब जा सकते हैं इसके तहत। और इस कानून में 3 साल। तो कई बार बेचारी औरतें इसलिए भी नहीं उठाती हैं, या वही चला जाएगा अंदर तो क्या होगा। तो हमने कहा नहीं, इसका निकालना पड़ेगा, तुम्हें कुछ काट तो निकालना होगा। ठीक है, काउंसलिंग वाउंसलिंग करेंगे, पर इसका भी काट तो निकालना होगा। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये सारे कानून औरतों के हक में और ज्यादा होंगे, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है ना। जैसे मैंने कहा, बच्चे को भी भूख लगी है, माँ से उसको उसके ब्रेस्ट मिल्क के लिए उसको चिल्लाना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है, यूं समझ लो। तो हमें हर महकमे से, थाने से, या कोई भी जगह से जो इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है, उसके लिए अगर शिक्षा है तो बहुत बेहतरीन होगी। हम पढ़ लेंगे क्या लिख रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ तो वो जो जुबान है वो मौखिक तो नहीं है ना, वो लिखा पढ़ी में होती है। तो शिक्षा बहुत बहुत जरूरी है औरतों के लिए। तो हक चाहे मेरे पास, सबको हक है, जैसे राइट टू वोट सबको है, चाहे मैं पढ़ी लिखी हूँ या नहीं हूँ। ये बहुत बड़ी जीत थी
हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिल गया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबको राइट टू वोट दिया। उसके पहले जो ब्रिटिशर्स की ने सरकार, प्रोविंशियल सरकारें बनी थी, जैसे यूपी और बॉम्बे और सब जगह, उसमें आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी था, आपके पास प्रॉपर्टी होनी जरूरी थी। जिसका मतलब दलित तो आ ही नहीं सकते, आदिवासी तो आ ही नहीं सकते, औरत तो आ ही नहीं सकती थी। तो ये बहुत बड़ी जीत थी जो हमको अपने संविधान से मिल गई, केवल बाय द स्ट्रोक ऑफ द पेन वी गॉट दिस राइट। ये सारे राइट्स बराबरी के, पाँव की जूती, बराबरी का हक, लेकिन उसको लागू करवाना है ना। और हमें राज्य की मदद, इसलिए मैंने कहा लोकतंत्र बहुत जरूरी है। हमें राज्य की मदद चाहिए, क्योंकि कौन बिग कानून तोड़ हम मार पीट के थोड़ी ना करेंगे कि हमने भी अपना गुंडा वर्ग बना लिया और जाके मार पीट, ऐसे थोड़ा ना। अंततः तो सरकार के एजेंसियों को लागू करना होगा ना। महिला आंदोलन या अकेली महिला तो दबाव बना सकती है, मांग कर सकती है, लेकिन उसको लागू करवाना कौन करेगा? सरकार का ही काम है। हाँ, तो उसके लिए आंदोलन की जरूरत है, और उसके लिए सरकार को लोकतांत्रिक होना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई तो इस वक्त जहां लोकतंत्र पे इतना बड़ा हमला, बड़ा खतरा ना बन रहा है, बहुत बड़ा हमला हो रहा है, जो कुछ भिन्न बोलता है उसको जेल में डाल देते, ये सारी चीजें अच्छी बातें नहीं है। हम तो अभी आजाद हुए 79 ईयर्स, और अभी तो हम लोग का 75 ईयर्स, क्या अमृत काल क्या अमृत काल, कौन सा अमृत काल? क्या औरतों को नौकरियां मिल गई? क्या औरतें सुरक्षित हो गई? रेप के आंकड़े खत्म नहीं हो रहे हैं। मैंने वो रेगुलर लॉस की बात नहीं की, जो छेड़छाड़ की, जो रेप की, ये सारी हैं, पर चुप्पी तोड़ के आपको जाके सारा लिखना होगा, और उससे पूरा लिखो। हम तो औरतों को ये ट्रेनिंग भी देते, बयान कैसे दो, शर्म के मारे मैं बोलूंगी नहीं, भाई बोलना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है, औरत के साथ कोई विटनेस नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी यौनिक हिंसा होती है, वो खुद तो विटनेस होती ही है ना, प्राइमरी विटनेस तो वही है, प्रत्यक्षदर्शी तो वही है ना सबसे पहले। तो साथियों, ये लड़ाई मेरी दादी पढ़ी लिखी थी, कौन सी 19th सेंचुरी में, वो 1890 या पता नहीं कब घर में बैठ के उनको पढ़ाया जाता था। हमारी नानी, वो दादी थी, हमारी नानी स्कूल गई, आर्य समाज के थे, तो नॉर्थ इंडिया में आर्य समाज बहुत स्कूल भेज रहा था बच्चों को। तो मेरी दादी नानी, माँ को तो और उनके पूरे परिवार को तो बहुत ही पढ़ा लिखा, वो लोग सब बहुत पढ़े लिखे थे। तो हमको तो शिक्षा यूं ही मिली, लेकिन हमने शिक्षा, उस ताकत, उस प्रिविलेज को क्या किया? हमने सोचा ये सबकी होनी चाहिए, मैं अपने तक ही रखूंगी, अपना घर सजा के, अपनी नौकरी नो, थोड़ा सा हमें देना भी पड़ेगा। और वो जो हम, अगर मैं अपना समय देती हूँ 10 महिलाओं को मदद करने या संगठन बनाने में, तो वो संगठन मेरे को भी तो काम आएगा, हम सबको काम आएगा, वो गेन ही है। आई एम गिविंग, आई एम गेनिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारा ये डिस्कशन मुझे लगता है लंबा जाता ही रहेगा, क्योंकि ये 1 घंटा हो गया, मुझे चुप हो जाना चाहिए। नहीं, नहीं मैम, मतलब मुझे सच में, मुझे पर्सनली बहुत खुशी हो रही है। मुझे लगता है जो भी दर्शक हमारे साथ देख रहे हैं और जो आगे देखेंगे भी, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और इवन एक ने तो मैसेज भी करा है हमारे जो लाइव से चैट चल रहा है कि आपका दफ्तर कहाँ है दिल्ली में? कोई जानना चाहते हैं कि आपका दफ्तर कहाँ है, लोग मिलना चाहते हैं आपसे। आपका माइक म्यूट है मैम। मेरा नंबर ले लो, 93-515 62965। मैं दोबारा बोलती हूँ, 93-515 62965। नंबर लो, मैसेज करो। मैं नहीं,
हाँ, पब्लिक हो चुका है, सबको पता चल चुका कोई है वो आपका दिक्कत नंबर। नहीं है। कहीं कविता श्रीवास्तव तो आएगा, और हाँ, हम हाँ। नहीं तो हम किसी और संगठन को बोलेंगे, देखो नारी मुक्ति, सबकी मुक्ति, नारियों की तो मुक्ति है, ये सब तरह की हुँ, नारियों की मुक्ति है, हुँ, सबकी मुक्ति, सबकी मुक्ति, सबकी। सबकी मुक्ति। मैं बस क्योंकि आखिरी में समाज को भी तो हमें मुक्त कराना है इन जंजीरों से, हमारे बिल्कुल। पुरुषों को भी तो ठीक करना है भाई, हम उनसे हुँ, मार धाड़ करके थोड़ी ना, हमें उनके साथ भी तो रहना है। हुँ, वी लव देम यार, उनको भी तो हमें या ठीक करना है, वो हमारा इंटीमेट एनिमी है। हमारे पिता, क्या हम रह सकते हैं पिताओं की बहन? नो, यू नो नहीं, वी नीड देम, या वो हमारे इंटीमेट एनिमी। तो हमें मुखर होएंगे, हम अपनी बात डेमोक्रेटिकली हम भी रखें, हुँ, चिल्ला चिल्ली अगर नौबत आती वो एक अलग चीज, और हम हुँ, अपनी नागरिकता घर के अंदर भी स्थापित करें। मैं तो जितने लोग सुन रहे हैं, मैं चाहूंगी हुँ, आप अपनी बेटियों को एक नागरिक माने, अपनी हुँ, बहुओं को नागरिक माने, हुँ, अपने सास को नागरिक माने, हुँ, अपने बुजुर्गों को, हम अपने बुजुर्गों को कैसे, वो हम इतना बात नहीं कर पाए। हुँ, मैं मैं आई एम 64, यू नो, तो मैंने कहा ना, आई एम बुजुर्ग, आई एम अबव 60। ठीक है, आई एम इंडिपेंडेंट, ठीक है, आई मीन वो नौबत नहीं आई है, क्या पता। तो आई थिंक मजा आएगा यार, सारी औरतें कमर कसो एंड और डोंट लग थिंक जाओ। यू आर लेस, हुँ, यू आर नॉट लेस। एग्ज़ैक्टली। ठीक है। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स वुमेन्स डे पे शायद जो भी आज सुन रहा होगा ना, उसको एक अलग ऊर्जा मिल जाएगी आज ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। और जैसे आपने बोला कि जब तक नारी, हर कोई एक लास्ट व्यक्ति भी, जो लास्ट औरत हम मानते हैं, वो मुक्त नहीं हो जाती, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो मेरा बस जाते-जाते आपसे सवाल रहेगा कि ऐसे, मतलब अगर आप जल्दी में थोड़ा बता पाएँ कि ऐसे कौन से अधिकार हैं, 1 या 2 अधिकार, जो हर महिला को एटलीस्ट पता होना ही चाहिए कि ये उसका लीगल राइट है, इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, या फिर इसके लिए वो आराम से लड़ सकती है, जो भी ऐसे कोई कानूनी अधिकार जो आपको लगता है कि हर महिला को, भारतीय हर महिला को पता होना चाहिए? तो आई एम अवेलेबल एनी टाइम। ओके। तो मैम, मैं ये बहुत जानना लंबा हो चाह गया। हाँ, बस मैं आपसे जाते वक़्त ये सवाल है कि ऐसे कौन से कानूनी अधिकार हैं, मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 1-2 जो आप बताना चाहें कि भारतीय हर महिला को पता ही होना चाहिए, ऐसे कौन से अधिकार हैं, उनको पता ही होना चाहिए? जैसे मैंने कहा, घर घर के अंदर के अधिकार, हुँ, चाहे वो बाल विवाह का हो, चाहे वो घरेलू हिंसा, चाहे मैं बेटी हूं तो मेरा अधिकार, बहू हूं तो मेरा अधिकार, मैं बुजुर्ग हूं तो मेरा अधिकार, ये हुँ, सारे मुझे मालूम होने चाहिए। और मुझे ये भी मालूम होना चाहिए कि हर चीज के लिए मुझे कोर्ट कचहरी या अदालत ही नहीं जाना है। इस तरह के मंच हैं, सरकार ने खूब पैसे दिए गए, हुँ, देकर आप 100 हेल्पलाइन पे फोन करिए अगर कोई हिंसा हो हुँ, रही है। कार्यस्थल पर यौन हिंसा बहुत जरूरी है, हुँ। क्योंकि नहीं तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, एग्ज़ैक्ट मेरा हक है कि मुझे एक माहौल मिले जहाँ बिल्कुल हिंसा, यौनिक हिंसा नहीं है। हुँ, मेरे साथ कोई छेड़छाड़, मैं बस से जा रही हूँ, आधी औरतों का जीवन तो बस में, तो मेरे साथ छेड़छाड़ ऐसे कोई नहीं कर सकता है। मेरी हुँ, सेफ्टी के पूरे कानून है, मैं हम उन कानूनों को उठा सकते हैं, आईपीसी ये सारे हैं। मेरी प्रॉपर्टी पे मेरी राइट है। हुँ, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी हुँ, याद रखें कि इक्वल वेजेस हुँ, फॉर इक्वल, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो, बिल्कुल। और औरत पुरुष में भेद ना करो। हुँ, ठीक है, ये वाला हमको बहुत जरूरी, हम इसको मानते हैं। हम हुँ, किसी को चुप ना करें, घर के अंदर हम औरत को चुप कर दें, नहीं। हुँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सब जगह है, हुँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हुँ, और मैं कहीं पर भी रह सकती हूँ, हुँ, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम, हमको बंधक बना लेते हैं कैसे? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है मेरी, हुँ, मैं कहीं जाके कमाई कर सकती हूँ अगर पॉसिबल है, ये मेरी हुँ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। मैं किसी से भी शादी कर सकती हूँ, प्लीज रिमेम्बर दैट, किसी से भी शादी कर सकती हूँ। ये नहीं कि जाति में ही करनी है, और ये गोत्र नहीं, वो गोत्र, ऑल दिस इज रबिश। मेरे को हुँ, हक है,
और तो और अब तो हमारे पास पूरा LGBT, अगर मैं पैदा हुई हूँ औरत, लेकिन मुझे लगता मैं औरत नहीं हूँ, मैं तो क्वेयर हूँ, मैं औरत भी नहीं हूँ, पुरुष भी नहीं हूँ, या मेरे अंदर पुरुष ज्यादा है, तो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का भी कानून, मैं अपना स्वयं निर्णय कर सकती हूँ कि मैं मेरा सेक्स क्या है, आई कैन डिटर्मिन। ये सारी चीजें, ये सब हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा शारीरिक हिंसा हम पे, और भी मैं बोलना चाहूंगी, अगर मैं दलित औरत हूँ और मैं आदिवासी औरत हूँ, SC ST वाला प्रोटेक्शन वाला कानून है जो सब पूरे दलित आदिवासी समाज के लिए है, कोई भी मेरे साथ कुछ भी छुआछूत या कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और हम ये भेदभाव नहीं करती, मैं हिंदू हूं तो मैं तो पहली लाइन में, और तू मुसलमान है, ईसाई है, तू तेरी तीसरी लाइन, नो, बराबरी, ये बहुत जरूरी। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे जो संविधान बनाने के और पूरा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने एक भारत का सपना देखा था, और वो भारत का सपना जिसमें सब बराबर हो, जिसमें सबकी आवाज हो, सारे लोग भागीदार हो। अगर मैं घर की ही रूढ़ियों से नहीं निकल पा रही हूँ, घर में ही बंधी हूँ, तो मैं क्या देश को बनाऊंगी? हमें इस देश को भी बनाना, और हमको पूरा हक है ये चैन से जीने का। आ, ये जो जितने भी आजकल अनेक समूह हैं जो दंगा करते रहते, बिल्कुल भी नहीं, ना कोई बजरंग दल, ना कुछ, हमें ये सब नहीं, जो अपने हाथों में कानून लेके कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं अपने हाथ में कानून ले सकता। वी नीड द रूल ऑफ लॉ, एग्जैक्टली, वी नीड द रूल ऑफ लॉ। कोई समाज में कोई भी औरत को ऐसे ही आप छोड़ नहीं सकते। क्या कैटेगरी में छोड़ी हुई हूँ, औरतें आती थी अपने आप को इंट्रोड्यूस, मैं छोड़ी हुई, मैं परित्यक्ता, व्हाट इज दिस? मैं, मेरे को ऐसे क्या छोड़ के, पूरा मुझे उसको सपोर्ट करना, आखिर एक सामाजिक विवाह हुआ है ना, उसको मुझे सपोर्ट। और अगर कोई नौबत आई जहां मेरा जान पे ही खतरा है, तो अपने आप को मारो मत, सुसाइड मत करो, शादी विच्छेद करा लो प्लीज। और तो हम आजकल लड़कियों से हाथ जोड़ते हैं, भाई नहीं रह सकते, शादी विच्छेद करा लो। आपके पुरानी कुछ गेस्ट लगेगा, जैसे हम तो जब काम शुरू किया था, अरे ये तो घर तोड़ने वाली, हमने कहा क्या घर तोड़ने वाली, हम तो घर को और बढ़िया बना रहे हैं और बराबर बना रहे हैं, हम तो उसको डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं। आप देखिए तो हमारे पुरुष रो भी नहीं सकता, उसको कहते अरे ये तो देखो कितना कमजोर है, अरे भावना है, हम बराबर हैं भाई। अगर औरत को आंसू आता है, क्या पुरुष को नहीं आता? एक ही तो चीज है, बायोलॉजिकली एक ही तो अंतर है ना, रिप्रोडक्टिव हमारे पास कैपेसिटीज है। मैं यही सारी बातें कहना चाहूंगी कि एक औरत को आगे बढ़ना पड़सी, औरत को आगे बढ़ना पड़ेगा, पहला कदम आपको लेना पड़ेगा, कोई आपको चलाने नहीं आएगा। चलिए 1 घंटा से अब ऊपर हो गया है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत, बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ बात करके, और मुझे लगता है कि आपके साथ सेशन की, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं अभी भी मैं जस्टिस नहीं कर रही हूँ 1 घंटा बातचीत करके, ये सेशन शायद और भी लंबा होता। तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कभी आपसे मिलके जो है, या तो दिल्ली में या जयपुर में जहाँ भी हो, हम मिलके आपसे बातचीत करें और इसको और भी लोगों तक, और भी ज़रा अपनी महिलाओं के साथ जिनको बात करते हैं, मतलब हमारे साथ ऐसी भी महिलाएं बहुत सारी काम करती हैं, जो ये वाले किस्से जो अभी आपने शेयर करे, ये बहुत सी महिलाओं के मैंने खुद भी सुन रखे हैं, और शायद वो आज वो ये सेशन देख रही है या देखेंगी, तो उनको समझ आएगा कि इतना मुश्किल नहीं है जिंदगी में आगे बढ़ना जितना वो सोचती हैं। आसान है, मूव ऑन करना पड़ेगा और कर लेंगे और अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। तो बिल्कुल थैंक यू सो बिल्कुल, मच मैम, थैंक आजकल यू तो सो मच। सोशल मीडिया पे डाल देती हैं लड़कियां। हाँ। चलिए, एक बराबर का समाज, सब धर्मों के लोग को बराबर माने, स्त्री पुरुष को बराबर माने, ये जात पात की जो भेदभाव है इसको खत्म करें, एक समाज जहाँ पे सब सौहार्द के साथ जिए। ये महिला दिवस की आज की हमारी एक प्रेरणा होना चाहिए, एक हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम वो दुनिया बनाएंगे औरतें, जहाँ पूरी बराबरी हो, चैन हो, सौहार्द हो, ये सब कटर पटर
नॉनसेंस ना हो हिंदू मुसलमान और ये सब, सबको ये अमीरी गरीबी इस तरह की नहीं कि एक तो इतना अडानी अंबानी हो गया और एक के घर में चिराग ही मैसर नहीं, नहीं, नहीं भाई, हम वो ये अमीरी गरीबी की खाई को भी कम करना है, मुझे लगता है औरतों बिल्कुल, को आगे बिल्कुल, आना बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो आज का सेशन दर्शकों हम एंड करते हैं, बट बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि हम मैम के साथ कभी एक और इन पर्सन सेशन करें और उसका वीडियो और उसका चर्चा जो है आप लोगों के साथ पूरी साझा करें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू।